हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का, जैसे आप लोग का डिमांड था कि सर द्वितीय या फिर 4 वर्षीय जो है बिहार बीएड के लिए जो राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा है 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण यह वॉल्यूम नंबर 2 लेके आ चुके हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन की। तो आइए इस सेट को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहेगा सीईटी बीएड 2025 के लिए। इसमें टेस्ट सीरीज भी है और क्वेश्चन बैंक भी है। तो हम लोग 9 जो है अभी पहले टेस्ट सीरीज को लगाएंगे, फिर बाद बाकी जो 7 रहेंगे वो प्रीवियस ईयर का भी लगा लेंगे हम लोग 2018 से लेके 2024 तक जो पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। और बिहार डीएलएड के लिए आपको बताया दोस्तों, बिहार डीएलएड के लिए जैसे कि आपने बोला है कि 2022 और 2023 का भी सर करा दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये भी जल्दी ही आएंगे। आपके हिंदी का क्वेश्चन तैयार भी हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की सभी तैयार हो रही क्वेश्चन, है ना। और पर ईयर जैसे कि 2022 का अलग, फिर 2023 का अलग, तो सभी के एक प्रॉपर वे में बन के आपके प्लेलिस्ट के तहत आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा हम लोग लगाते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1, जो सेट नंबर 1 है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए इसमें। टेस्ट सीरीज नंबर 1 सेक्शन 1 आता है जो हम लोग का जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का। ये देखते हैं जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में क्या पूछे गए हैं। सेक्शन 1 जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। देखिएगा पहले पैसेज दिया हुआ है, तो आइए हम लोग पैसेज को रीड करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। देखिएगा क्वेश्चंस कह रहा है पैसेज में, एन ओल्ड मैन विथ स्टील rimmed spectacles and very dusty cloth sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. The mule-drawn carts dragged up the steel bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all. The peasant plodded along in the ankle deep in dust, but the old man sat there without moving. ये सभी कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आदमी क्या है, बिना मतलब इधर उधर गए हुए ही वहीं पे बैठा रहा। ठीक है, बीच के उस पार में। देखिए क्वेश्चन इससे पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन वियरिंग। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे स्टील रिमाइड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ। वो कैसे बैठा हुआ था, तो वो बैठा हुआ था बहुत ही गंदे कपड़ों के साथ में बैठा हुआ था। देखिएगा आगे कह रहा है कि मेंशन दोज विच क्रॉस द ब्रिज बाय बेस्ट इज ह्यूमन बीइंग्स। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे कार्स एंड ट्रक्स, ऑप्शन सी करेक्ट बताएंगे। हु वेयर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, किसने किया था हेल्प, तो आंसर बता देंगे सोल्जर किए थे, ऑप्शन नंबर डी। फिल अप द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड, क्या है हमारे पास, ईच मैन एंड ईच वोमेन डैश अ वोट। आंसर्स क्या बताएंगे, यहाँ पे बनेगा हैज, क्योंकि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत को बोलना है ना, तो हैज है। वोट देने का क्या है, राइट है उनके पास, वोट है उनके पास। फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए क्या है, रीता इज एक्सपेक्टिंग हर चिल्ड्रेन। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स यहाँ पे बोलेंगे इज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड, ऑप्शन डी होंगे करेक्ट। देखिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, क्या है, अ पार्शियल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। आंसर्स यहाँ पे क्या बनेंगे, पहले तो इसका मतलब जानेंगे क्या होता है। और पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी कहने का मतलब है हमें अमनेशिया, मतलब स्मृति हास्य हो जाना, मतलब उसकी याददाश्त क्या हो जाना, खत्म हो जाना, यानी आंसर्स हम लोग बनाएंगे अमनेशिया, ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब भी यही होता है। देखिएगा आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, और एक दिया हुआ हमारे पास क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ना बंद जगह में
घुटन महसूस करना, है ना। और यहाँ पे है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है? विषाद मतलब घर की याद जैसा डर, है ना। ये है एक्सनोफोबिया। एक्सनोफोबिया में क्या है? तो विदेशी से डर, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 7 से 8 में कि फिल अप द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये देखते हैं क्या है हमारे पास 7 और 8 के लिए। कह रहा है ना कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स डैश। तो आंसर बताएंगे इंटरेस्टेड। आंसर्स होंगे ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्टेड। He dashed 2 wickets before play was interrupted by the rain। तो आंसर बताएंगे had taken। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे had taken। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस। क्या है हमारे पास? वी आर सो लेट डैश। तो आंसर क्या बताएंगे? वी आर सो लेट that we cannot catch the train। Options D correct होंगे। Select the option that can be used one word substitute for the given group of word। क्या है हमारे पास? The act of washing oneself। The act of washing oneself कहने का मतलब है स्नान या प्रक्षालन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे? एब्लुएंस। ऑप्शन नंबर ए बनेंगे एब्लुएंस। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। He kept the fast for a week। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? फास्ट शब्द का प्रयोग जो है मेन वर्ब के बाद, तो ये वर्ब का कार्य कर रहा है, तो इसलिए आंसर से यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बी होगा नाउन। चूज द करेक्ट सफिक्स टू फ्रॉम अ कंप्लीट वर्ड डैश सन। मिशन होगा या ओमिशन होगा, परमिशन होगा या इंटरप्शन होगा। तो आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स बनाएंगे इंटरप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे यहाँ पे, मतलब बाधा रुकावट। अ वाइट एलिफेंट आइडम्स या फ्रेजेस में बताना इसका मतलब। अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या होता है? अ वाइट एलिफेंट कहने का मतलब है खर्चीला एवं बेकार वस्तु, है ना। तो आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर सी अ कॉस्टली बट अनलेस पर्सन्स फैशंस। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स। आंसर्स क्या बताएंगे? बर्बाद हो जाना मतलब वीरान हो जाना, यानी आंसर्स बताएंगे डिसिपेटेड। ऑप्शन ए करेक्ट बताएंगे डिसिपेट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है इसमें करेक्ट? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी होगा रिपीटेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे आपके। अब आते हैं खंड 2 जो सामान्य हिंदी का है। निर्देश दिया है 16 से 19 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प को हमें चयन करना है। एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गया और उससे पूछा, तुम्हें कांच के परे क्या दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? तो सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बार दर्पण दिखाया और पूछा, अब दर्पण में क्या दिख रहा है, तुम देखकर बताओ कि क्या देखते हो। तो इसमें मैं खुद को देख रहा हूँ, ठीक है। दर्पण में तुम दूसरे को नहीं देख सकते हो। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों से करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और तुम्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जगती है, और तब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो केवल स्वयं को देखने में लगते हो। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दोगे। देखिए इसे क्वेश्चन है, संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाया? क्यों दिखाया है? सड़क पर आने जाने वाले लोगों के प्रति दया भाव को
जागृत करने के लिए? बिल्कुल नहीं। युवक को स्वयं को असली चेहरा दिखाने के लिए? नहीं। यह समझाने में कि युवक की मदद करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा है कि दर्पण में, आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्पण में हम दूसरे को नहीं देख सकते। इस वाक्य का निहितार्थ क्या है? इस वाक्य का निहितार्थ है दर्पण में तो देखने वाला ही देख सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरे को केवल खिड़की के कांच से देखा जा सकता है? ये भी गलत। दर्पण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? ये भी गलत है। दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए आगे कह रहा है डैश अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। इस वाक्य का निहितार्थ क्या है? इस वाक्य का निहितार्थ बताएंगे आप कि निष्पक्ष भाव से चीजों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखो, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है? आंसर्स क्या बताइएगा? तो आंसर्स बोलेंगे कांच शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग मूल पदार्थ में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? धतूरा, सोना, खजूरी ये सभी तो हैं, केस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन उपसर्ग है? परो नहीं हो, पर भी नहीं होगा। उपकार यहाँ पे इसका उपसर्ग है। परोपकार, उपकार इसमें उपसर्ग है। परजोर उपकार, परोपकार। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, मैथिली, अपभ्रंश, खड़ी बोली? अपभ्रंश की है। आंसर सी बताइएगा, अपभ्रंश की है। कीर्तिलता मैथिली रचनाकर विद्यापीठ की रचना है ना। मगही बता दें आपको, मगही बोली बिहार हिंदी की रचना है और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है और मैथिली बिहार हिंदी की बोली है। आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या, गारी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है गारी वाला में? प्रत्यय हमें ढूंढना है। तो री वाला नहीं, गारी नहीं, वाला यहाँ पे प्रत्यय है। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। सर्वोपरि का संधि विच्छेद बताइएगा। सर्वोपरि का, सर्व जोर ऊपरी, पहला ही ऑप्शन मिल गया करेक्ट, सर्वोपरि। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। आंसर से बताएंगे, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में दोनों पद के मध्यम में एक विशेष यानी तीसरा अर्थ का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि, है ना। जैसे महादेव आपको बोला जाए तो महादेव में कौन सा समास है? महादेव में कर्णधारय समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव है। त्रिलोक में द्विगु समास है। देखिएगा, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो आप आंसर बताएंगे संबंध कारक। यह मेरी पुस्तक है, इसमें संबंध कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे इसमें कौन सा है? पेड़ से पत्ता गिरना, मतलब इसमें आपादान से, मतलब आपादान यहाँ पे हो जाएगा। भिखारी को भोज देना, जैसे तो भिखारी को भोज देना, इसमें संप्रदान कारक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों का वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पे कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास नहीं, वहां पे लटानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शंस राइट आंसर्स क्या बनेंगे? बी करेक्ट होगा, लटानुप्रास अलंकार। चलिए आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्वेश्चंस कि अपनी करनी पार उतरनी लोकतियों का अर्थ बताना। अपनी करनी पार उतरनी, यानी आंसर बताएंगे कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन ए बताइएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अलंकार बताएंगे लटानुप्रास अलंकार है इसमें। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे लटानुप्रास। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है आपको, कौन है? कौन है इसमें तत्सम शब्द बताइए। ससुर, मास, राष्ट्र, वहीन। तो आंसर बताएंगे मास में जो है आपका मास, इसमें तत्सम शब्द है ना। ससुर जो है ससुर का तत्सम यदि निकालिएगा ये हो जाएगा
श्वाशुर होगा, है ना, और ये मास का मास रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। खंड 3 में देखेंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, जिसे हम लोग रीजनिंग के तौर में नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं, कह रहा है कि 3 इसमें समान है, एक अलग है, वो कौन अलग है। देखिए तो इसमें देखेंगे अलग जो है लाइट। खंड 3 में देखेंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। देखिए कह रहा है इसमें 4 समूह दिए गए, 4 में से 3 समान है, एक अलग है, उसी अलग को हमें बताना है कि कौन इसमें सबसे अलग है। तो ये देख लेते कौन अलग है। देखिएगा n से s, 14 से ये 19, कितना 5 का डिफरेंस है, 19 से 24 ये भी 5 का डिफरेंस है, और 24 से ये 3, इसमें भी 5 का डिफरेंस है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी 5 है, 24 में से 5 26 है ना, ये 5 पे आ गया, इसमें भी 5 का डिफरेंस, 5 से 10 5 का डिफरेंस, और यहाँ पे 10 से 16 इसमें 6 का डिफरेंस। देखिए अभी सभी में ये 5-5 था, लेकिन इसमें 6 आ गया। देखिए क्या इसमें 5 आता है 6, तो इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 5 5 सभी में 5 है, लेकिन इसी में एक 5 और 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में क्रो को 64 लिखा गया, ईगल को 125, तो पैरोट का क्या लिखेंगे। देखिएगा ये क्रो का कैसे बनाया है 64, तो आइए हम बता देते हैं। यहाँ पे CROW लिखिए, इसको लिखा गया है 64, ये कैसे आया है तो देखेंगे। सी का क्या होता है वैल्यू, आप सी का वैल्यू बताइएगा। टोटल वैल्यू नहीं, सीधे से नंबर काउंट करिए, 1 2 3 और 4 है, 4 लिखिए, 4 का बस क्यूब कर लेना है, कितने हो जाएंगे 64। वैसे ही ईगल है, ईगल को लिखिए EAGLE, ईगल, कितने अक्षर है तो 3 2 5, 5 का क्यूब करिए, कितने हो जाएंगे 125। अब पैरोट का करना है, पैरोट के कितने अंक है तो लिखिएगा PARROT, टोटल कितने हैं 3 और 3 6, 6 का क्यूब करिए, कितने होते हैं 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 होता है। देखिए है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, 216 राइट आंसर डी होंगे। देखिए वह संख्या युग्म चुने जिनकी दो संख्याएं के मध्य वही संबंध है जो शेष 3 युग्मों के दोनों संख्याओं के मध्य में है। आइए देख लेते हैं कौन सा है वो। जैसे पहला हम लोग उठाते हैं 338, 338 में से यदि 215 को आप घटा लो तो कितने आ जाएंगे 130, ठीक है, कितने आ गए हैं 130। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 292 से 169 घटाएंगे तो आपके पास कितने आएंगे, यहाँ पे आप घटा लोगे तो 9 में से 2 तो कितना, 2 में से 9 घटाओगे ना तो 12 में से 9 तो 3 हो जाएंगे, लास्ट में 3 आ रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग तो 3 से 4 से 1 घटाएंगे तो ये इसमें भी लास्ट में 3, इसमें भी घटाएंगे तो ये 0 आ रहा है, आप देख रहे हैं। और इसमें से यदि घटाते हैं 8 में से तो ये भी 3 आ रहा है लास्ट में, जो हम लोग 130 लिख दिए, ये गलती है, 3 होगा यहाँ पे, है ना, 123 आ रहा है। अब देखिए इसमें भी लास्ट में 3, इसमें भी लास्ट में 3, इसमें भी लास्ट में, लेकिन इसमें 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सबसे अलग ढूंढना था, सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए इसमें चुनना है ना कि यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है, चलिए हम लोग चुन के देखते हैं कौन सा आएगा। देखिए 23 है ना, 23 में से √25 घटाइए, 23 और इसका वैल्यू 5, 23 में से 5 घटाइए कितने आते हैं 18, 18 तो दिया हुआ है। 41 में से ये 8 घटा लीजिए, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 8 का स्क्वायर रूट 64, तो यहाँ पे आप 41 में से 8 घटाएंगे तो 33, सेम यहाँ पे 38 में से 9 घटा लीजिएगा, कितने हो जाएंगे 9 में से 38 29, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर क्रम में हमें आगे उसी तरह दर्शाना है। देखिए ये हम लोग एक ब्लैंक्स पेपर लेते हैं स्क्वायर शेप में, अब इसको आधा ऐसे फोल्ड कर देते हैं इधर से, ठीक है, अब इस आधा को फिर ऐसे फोर्थ साइड में हम लोग फोल्ड कर देते हैं। जब ये आधा बच गया ना, इस आधा को भी आधा करके हम लोग ऐसे फोल्ड कर दिए, जब ये फोल्ड हो गया तब इसमें सिंबल हमने ये 5 सिंबल्स बना दिए, 6 सिंबल्स टोटल, तो कौन सा ये फुलफिल करेगा आपको बताने। चलिए ऑप्शंस आपके सामने रखते हैं, देखिए और बताइए। क्या है कि यहाँ पे देखेंगे पहले ट्रायंगल, ठीक है, पहले ट्रायंगल है, इसमें भी पहले ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल, ठीक। अब देखिए इधर स्क्वायर, स्क्वायर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, जस्ट नीचे 2 है एकदम सटे हुए,
इसमें 2 सटे हुए नीचे, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी है। अब देखिए साइड साइड 2 है, ठीक। साइड साइड देखेंगे इसमें 2 है, ठीक। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 ही है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे इसे हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 4 कैटेगरीज में। अब आपको देखने हैं ये 4 कैटेगरीज में इसे डिवाइड करिए और तब इसे क्लियरिफाई करिए आप। देखिए तो कौन से ऑप्शंस आपसे मिलेंगे, तो इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे ना दोस्त, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शंस नंबर सी फुलफिल करेंगे, ठीक है। बाद बाकी और कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि ये जब नीचे है तो ये ऊपर कैसे हो सकता है, ये भी तो आपका नीचे ही आएगा ना, तो ये बिल्कुल पहले कट जाएगा। सेम वही कंडीशन में ये भी है। हाँ ये थोड़ा है बट ये देख रहे हैं यहाँ पे तो दिया ही नहीं, एक ही का दिया है, दूसरा का दिया है ना, मतलब ये भी कट जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, हमें बताना है ये लुप्त संख्या कितनी है। तो देखिए 13 से 14, ठीक, 13 से 14 और यहाँ पे 19, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, फिर 16 और 5। देखेंगे कि ये हमारे पास है 4, ठीक है ना, और ये लास्ट में है 3। 4 और 3 में गुणा करेंगे तो 12, 12 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, जो हमारे पास 13 यहाँ पे आया है, ठीक। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे पास जो 4 दिया है, 4 से 1 कम लेकर गुना कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ी 13 आ गया। सेम कंडीशन को हम लोग करेंगे कि 5 और गुने 3 करिए 15 और प्लस 1 करिए तो 16 आ रहा है ना, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमें नहीं पता कि वो कौन सी नंबर है, लेकिन 3 से गुना करना है और प्लस 1 करने पे हमें कितना चाहिए, 19 चाहिए। तो बोलिए इसमें कितना जोड़ेंगे, तो आप बताएंगे 6 जोड़िए, 6 रखिएगा, 6 × 18 तब एक 19 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे हम लोग का। ये तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कितने त्रिभुजों की संख्या है इसमें। टोटल काउंट करिए और बताइए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आप इसमें ज्ञात कर लेंगे, वो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 12 टोटल रहेंगे। इसमें हमें बताना है कि वह वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणी के बीच में संबंध को सबसे अच्छा निरूपित करता है। महिला, मास, महिला, सास और गृहिणी। बताइएगा कौन सा इसमें फॉलो करेगा। तो सास जो है गृहिणी है और सास और गृहिणी दोनों क्या है, महिलाएं हैं, यानी ऑप्शन फुलफिल, राइट आंसर डी कर रहा है आपका। चलिए आगे क्वेश्चन, यदि दर्पण को एम पर रखा जाता है, ठीक है, इस पे रखा जाता है, तो संयोज का सही प्रतिबिंब क्या होगा। अब इसका इमेज बताइए कहाँ पे बनेगा, कौन सा बनेगा। देखिए ये तो पहले काट दीजिए आप, इसे भी काटिए, बच कौन सा गया, एक ही, वो है ऑप्शन नंबर सी आपका। दिए गए विकल्प में से वर्ण समूह चुने जो निम्न श्रृंखला को डैश के स्थान पे आएगी, यू के बाद क्यू। तो यू से आप क्यू दिख रहे हैं, मतलब 21, ये आ गया 17 पे है, यहाँ पे ये कितने पे है, 13 पे, 13 के बाद ये 9 पे आ गया है, तो 9 के बाद क्या आना चाहिए। तो देख रहे हैं सभी में 4, एक में 4 घट रहा है, फिर यहाँ पे जुट रहा है, फिर घट रहा है, फिर जुट रहा है, तो फिर क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग आई से क्या हो जाएगा हमारा डी। तो डी से कौन सा ऑप्शन नंबर है, डी से नहीं, यहाँ पे ई होगा ना, 4 ही नहीं ये हो रहा है, तो 9 पे है तो 4 इसमें घटाइएगा तो 5 आएगा, यानी ई। उसके बाद देखेंगे टी के बाद एक्स, 4 बड़ा है, फिर यहाँ से देखिएगा तो 4 घटा है, फिर देखिए 4 बढ़ा है, तो फिर 4 घटा दीजिए, यानी 6 में से 4 घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे, 6 में से 4 जोड़िएगा तो कितने आ जाएंगे, 6 और 4 10, 10 पे कौन से आ जाते हैं, यहाँ से पहले से 6 है, 6 में यदि 4 हम लोग जोड़ते हैं तो 10 होंगे, 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे जे। तो ये देखिए ये तो होंगे नहीं, ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ई के बाद जे वही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा दिए गए कथनों के निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन पहला कह रहा है कि सभी कालीन कंबल है, सभी कालीन यहाँ पे लिख दीजिए, सभी कालीन जो है ना क्या है, कंबल है, कंबल है। अब देखिए कह रहा है कि सभी कंबल तकिया है, सभी कंबल जो है ना तकिया है, सभी कंबल तकिया बना दिए। कुछ कंबल फ्रेम है, कुछ कंबल जो है ना फ्रेम है, तो कुछ कंबल ऐसे फ्रेम होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है कि सभी तकिया कालीन है, सभी तकिया कालीन, सभी तकिया जो है क्या कालीन है, बिल्कुल नहीं, सभी नहीं, कुछ कह होता तो हो जाता। कुछ तकिया कालीन है, कुछ तकिया कालीन है, हाँ बिल्कुल है। सभी कालीन फ्रेम है, सभी कालीन फ्रेम है, बताएंगे।
तो बिल्कुल नहीं, सभी नहीं, कुछ हो सकता था। यानी हमारा सिर्फ निष्कर्ष निकला 2 नंबर। देखेंगे 2 है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट हो जाएंगे आपके। देखिए आगे कह रहा हमें कि वह सही विकल्प को चुनना है जो शब्द को उसी के क्रम में दर्शाते हैं जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो डिक्शनरी यदि आप देखते होंगे तो बहुत आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए टी ई सभी में है, टी ए टी ई टी ए। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले 4 और 5 में कौन सबसे पहले आएगा? तो आप देख रहे हैं सबसे पहले 4 नंबर वाला आएगा। तो 4 वाला उठाइए, 4 सभी में है ऑप्शन, 4 के बाद 5 है, 4 के बाद 5 इसमें भी, इसमें और इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास। अब देख रहे हैं सभी में एक चीज कॉमन क्या है कि सभी में उसके बाद 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। मतलब इसको तो काट दीजिए पहले ही कि ये ऑप्शन होने वाला नहीं है। वेरी 3 चीज कर रहे हैं तो तीनों को लेके चलेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें 2 है, ये सबसे अलग है, तो इसको भी काट दीजिए कि ये भी होने वाला नहीं है। अभी देखिए ये 6 और यहाँ पे बस हमें ढूंढना है लास्ट वाला, है ना, और ये लास्ट। बस 2 और 6 को देखिए सबसे पहले कौन आएगा इससे आप बता पाएंगे। तो 2 नंबर कहाँ है? 2 नंबर यहाँ पे है और 6 नंबर यहाँ पे। सबसे पहले कौन आएगा ये देख लेते हैं। टी ई आर। ठीक है, एम लिखा हुआ है जो 13 पे आता है, यहाँ पे टी लिखा है जो 20 पे आता है। सबसे पहले 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हम लोग का, ये होगा नहीं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह विकल्प चुनना है जो आएगा, जैसे नवजात नवोदित दिया हुआ है तो अनुलंघनक, बताइएगा क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें बता दीजिएगा, ये होगा समर्थित हो जाएगा, है ना। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होंगे, पर्यायवाची है यहाँ पे। अब देखिए एक पासे दिए हैं, 2 अलग अलग परिस्थिति उनके हैं। इसमें हमें बताना है जे फलक है ना, जे फलक वाले के विपरीत फलक में क्या आएगा। तो ये देख लेते हैं जे के विपरीत क्या आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे सभी बता दिया है, ई एफ जी एच आई जे, ये सभी है। तो आइए देख लेंगे, हम लोग को जे के अपोजिट बताना है कि क्या आने वाला है ना। तो देखिएगा जे के अपोजिट के लिए पहले ई यहाँ पे उठाइए, ई यहाँ पे उठाइए। ई से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, ई के बाद आई है, ई के बाद आई के बाद एच है, आई के बाद एच है। यहाँ से उठाइए, ई के बाद जे है, ई तो रखेंगे, ई के बाद जे और जे के बाद जी। हमें क्या बताना था? जे का विपरीत, जे का विपरीत कौन है? तो आई, यानी ऑप्शन नंबर ये बता दीजिएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि इसमें कौन सा नंबर लुप्त है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए उस नंबर को हम लोग ज्ञात करते हैं, कौन सा है नंबर जो लुप्त है। देखिए 27 के बाद 30 आ गया है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 बढ़ा है, फिर देखिएगा 7 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 13 बढ़ गया। तो आगे कितना बढ़ना चाहिए, है ना, यही ना हमें देखना है। बताइएगा क्या आएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि इसमें आपने देखा 3 बढ़ा, इसमें आपने देखा 7 बढ़ा, और इसमें जो आपने देखा है कि 13 बढ़ा है, और इसमें फिर कितना बढ़ेगा? 19 ही तो बढ़ेगा। तो बढ़ा दीजिए, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद ये कितना बढ़ रहा है? 29 बढ़ रहा है। चलिए सभी अभाज्य संख्या है। देखिए कह रहा है 12:26 AM पर घंटों की सुई और मिनट की सुई के बीच बने 2 कोण में बड़ा कोण कौन है, ये हमें बता देना है। बना कोण कितना होगा? तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितना कोण बनेगा। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा आपको तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। 60 इंटू आवर माइनस होता है 11 इंटू मिनट, है ना, अपॉन में होता है 2, बस यही तो होता है। तो रखिए 60, आवर कितना दिया है 12, माइनस 11 और मिनट कितना दिया है 26, बट्टे में 2। तो 12 और 6 में गुना करेंगे 720, माइनस 11 26 में करिएगा आपके पास हो जाएंगे 286, बट्टे में हो जाएगा 2, से घटाएंगे 720 में से 200 तो ये आ जाएंगे 443, 434 बट्टे 2, काटिए इसको। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्य, यानी कितने आ जाएंगे 217 डिग्री। देखिए है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर है आपके राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। अब कह रहा है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या आपको बतानी है, टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। तो इस वर्गों की संख्या आपको काउंट करने होंगे। से काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक हो गया 17, एक 18, एक 19 और एक ये 20 और ये 21 और ये 22। अभी तक टोटल हम लोग ने कितने निकाले? 22 निकाल चुके हैं। अब देखिए और कैसे निकलेगा आपको पता होगा। 22 एक 23, 23 एक 24, 24 एक 25, है ना, और 25 एक 26। अभी तक 26 निकले और एक ये 27 निकले, है ना, 27 अभी तक।
अभी और भी कैसे निकलेंगे, 27 के बाद आप देखेंगे तो इसमें अब फिर ये निकलेगा, ये 28 हुआ, देखेंगे ये 28 होगा, 28 के बाद ये 29 होगा, 29 के बाद ये 30 होगा, 30 के बाद ये 31 होगा। अभी तक हम लोगों ने 31 निकाल लिए। अब देखिए ये क्या होगा कि नहीं, 31 एक 32 होगा, 32 एक यह बताएंगे 33 होगा, 33 के बाद ये बताइएगा एक 34 होगा, 34 के बाद ये एक बताइएगा 35 होगा, है ना। अभी तक हम लोगों ने 35 निकाल लिए हैं और टोटल आपके पास 35 ऑप्शंस में भी है, बट राइट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी 46। टोटल इसमें 36 आने वाले हैं ना, आंसर यहाँ पे 36 आप कैरी करके अच्छे से काउंट करिए, 36 रहेंगे आपके। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है प्रश्न, इवांशु का जन्म दिन किस तिथि को होता है, ये हमें बताना है। कथन कह रहा है इवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस आप समझ पा रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कहा जाता है। ठीक, तो देखेंगे कह रहा है उस दिन हुआ, गणतंत्र दिवस पे होता है, ठीक है। इवांशु का जन्म, तो देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। इससे कोई मतलब है क्या, इससे मतलब ही नहीं है, बस ये बताना है हमको कि कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त कौन है, पहला ही तो सिद्ध पर्याप्त है, किस तिथि को हुआ उससे पता चल तो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे हमें, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ ऐसे पर्याप्त हो सकते हैं, तो राइट आंसर साहब बी बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर, देखिए ये डायरेक्शन वाला फॉर्मूला, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलाइए इसको, चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है और कितना 500 मीटर चलती है। अब वो आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, यहाँ से वो किस दिशा में, कौन सी दिशा होगा, तो दक्षिण तो है लेकिन दक्षिण में भी कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिम में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है ए ने बी से कहा, कौन, ए ने बी से कहा, ठीक है, बी से कहा आप मेरे पति, ए ने बी से कहा कि आप मेरे इसके जो पति की बहू, पति की बहू मतलब इसके कोई बेटे होंगे और उसकी पत्नी बेटे की बहू के बेटे, बहू के बेटे हैं, मतलब ये जो बी है ना, ये वाला है, यहाँ पे बी है, ठीक। तो हमसे बताया कि बी ए के बीच क्या संबंध है, बी और ए के बीच में क्या संबंध है, दादी पोता, यानी आंसर क्या बताएंगे, दादी हो जाएगी ना, तो आंसर बोलिएगा बी ए का पोता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में 5 दिए गए हैं, ऑप्शन 4 जिसमें से एक अलग है, वो कौन सा है, आइए देख लेते हैं। अच्छा नीचे दिए 5 में से 4 किसी एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, वो कौन सा है ना, वही बताना हम लोग को। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए पायलट है ना, ये है पायलट हो गया, यहाँ पे इंजीनियर हो गया, गैम्बलर हो गया, डॉक्टर हो गया और बर्ड चेरी हो गया। तो इसमें सबसे अलग कौन सा निकला है, तो आप बताएंगे ये बर्ड चेरी एक सबसे अलग निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बर्ड चेरी एक जगह का नाम है ना, तो ये सबसे अलग है। आगे देखेंगे इसमें क्या, फुटबॉल मैदान में खेले जाते हैं, तो टेनिस कहाँ पे खेला जाएगा, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है कि इसमें कौन सा आएगा, देखिए तीर नीचे है, नीचे के बाद सीधे ऊपर चला गया, यहाँ पे ऊपर के बाद फिर ऐसे ही चला गया। अब देखिए अंदर में यहाँ पे सर्कल था, ये भी सर्कल था, अब ये अंदर में स्क्वायर शेप में आ गया, तो अंदर स्क्वायर शेप ही रहेगा, तो इसको तो पहले काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए, या तो ऑप्शन आपके सी या तो डी आने वाले हैं बस। अब देखिए इस दो ऑप्शंस को हमें देखना है, इस दो में भी देखेंगे हम लोग, जब इधर है ये है ना, और एक और बात बता दें कि ये तो सटा हुआ नहीं है स्क्वायर से, तो ये तो सटा हुआ है, मतलब काट दो, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, राइट आंसर डी। चलिए कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पे, एक ही छात्र है जो यहाँ भी 10वें है और नीचे में भी 10वां ही है, एक ही छात्र जो है, तो पंक्ति में छात्रों की संख्या, तो 10 और 10 दोनों जोड़ो तो 20, 20 में से एक घटा दो क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट करा गया है, ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा, 19 छात्र है टोटल। अब देखिए ये वर्ड जो लिखा गया गार्लिक को 112 लिखा जाता है, क्लॉक को कैसे लिखेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं गार्लिक को कैसे लिखा गया। तो जी का क्या होता है ऐसे 7, लेकिन वो 7 लिखा नहीं गया है, यहाँ पे जैसे बता दें आपको GARLIC गार्लिक, जी का अपोजिट जो होता है वो लिखना है 20, ए का अपोजिट क्या होगा 26, 18 का अपोजिट 9,
है ना। 12 12 का इसका अपोजिट 15, ये 9 का अपोजिट 18 और 3 का अपोजिट कितने 24, है ना। अल्फाबेट में आप समझते होंगे अपोजिट। और यहाँ पे सभी को इंक्लूड, सभी को जोड़ देना है तो 112 आ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे क्लॉक को करना है CLOCK को। अब देखिए C का वैल्यू यहाँ पे 24, L का 15, O का कितना होगा 12, इसका 24 और इसका 16, सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 91। देखिए 91 है क्या, यस है। ऑप्शन नंबर कौन सा है 91, राइट आंसर बी है आपका। खंड 4 सामान्य जानकारी के बारे में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। कौन है बताइएगा इल्तुतमिश की देन। इक्तदारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या बता देंगे, ये सभी है। ऑप्शन डी बताइएगा। आगे कह रहे अकबर के शासन में महाभारत को फारसी, अकबर के शासन में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर बताएंगे रजनामा के नाम से। किस नाम से, रजनामा। आंसर बी बताइएगा। ऋग वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किन देवता से है। देवता के नाम है सावित्री। ऑप्शन बी बताइएगा। बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है, किस चीज का हाथी प्रतीक है। तो आंसर बताएंगे बुद्ध के जन्म का, राइट आंसर डी बताइएगा। बुद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है जबकि जैन धर्म में नहीं है। देखिएगा आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, कह रहा है पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है 1761 में मराठों की सेना को औपचारिक संचालन किसने किया था। तो ये किनके बीच में हुआ था 1761 में, मराठा और अफगानों के बीच में, जिसमें मराठा पूरी तरह से पराजित हो गया था। तो यही बताना है कि मराठों की सेना को औपचारिक संचालन किसने किया था। तो आंसर बताएंगे ये किए थे विश्वास राव जी। ऑप्शन डी बता दीजिएगा। आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार हमें बताना है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार आप बताएंगे 1909 में हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन आप बता देंगे 1942, 1942। अब देखेंगे कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन बता देंगे 1946, है ना। और मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, तो 1919। अब देख लीजिए आप इसमें सही कौन सा है। तो सही आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले 1909, 1909 के बाद 1942, 42 के बाद जो है आपका क्या आएगा 1909 के बाद 1919 होगा ना, मतलब एक के बाद 4 है, एक के बाद 2 काट दीजिए, 4 के बाद 1 नहीं, एक के बाद 4 ठीक है, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट है। कह रहा संस्था और संस्थापकों के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नहीं ढूंढना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन, एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, गदर पार्टी का तो लाला हरदयाल राय और काशीराम किए थे। होम रूल लीग पुणे में जो बाल गंगाधर और तिलक जी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ये कौन के थे, इंडियन एसोसिएशन बता दें आपको आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन डी, गलत दिया हो ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अभी जस्ट बताया है, वो क्या है दोस्तों, तो वह बताएंगे भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, राइट आंसर बी बताइएगा। अब देखिए नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी जो आप बताएंगे यह कुमाऊं हिमालय का भाग है, किसका है, कुमाऊं। आंसर बी बताइएगा। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे डैश कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं थीन बांध योजना कहते हैं, थीन बांध योजना। आंसर बी बताइएगा। सूची 1 और 2 को हमें सम्मिलित करना है, आइए देखिए। पहला है वायुमंडलीय परत और इधर उसकी क्रियाएं हैं, ठीक। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने चलेंगे। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल आप बताइएगा ना कि ये सामान्य ताप पतन दर को सहन करता है क्षोभ मंडल, है ना। समताप मंडल का
समताप मंडल आपको बता दें, यह वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह करता है। ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल आपको बता दें दोस्तों, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। आयन मंडल विद्युत चुंबकीय किरण का परिवर्तन है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन करेक्ट होंगे? तो ऑप्शन हम लोग के करेक्ट होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर सी बन जाएगा। कह रहा है यमुना नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? यमुना नदी के किनारे आगरा है। ऑप्शन नंबर सी है। गंगा नदी के किनारे कौन है? हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी है। झेलम के किनारे श्रीनगर है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देश की निम्नलिखित में प्रमुख नदियों एवं उसके उद्गम स्थल को सही जोड़ना है। इधर नदियां उसके उद्गम स्थल, सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज, तो सतलज आप बता देंगे ये राकसताल से निकलती है। कहाँ से? राकसताल से निकलती है। झेलम बताइए कहाँ से निकलती है? तो झेलम शेषनाग से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी आप बताइएगा ब्रह्मगिरी से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो आंसर बताएंगे वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे हरियाणा है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया था? 1927 में। राइट आंसर बी बनेगा 1927 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो आप बता देंगे ये लिया गया है यूएसएसआर, रूस से। और ये कौन से भाग में हमारे संविधान में? तो भाग 4 के क में है। अब देखेंगे हमसे पूछा गया है नहीं है भारतीय संविधान अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन नहीं बताएंगे? तो आंसर बता देंगे वो है लोक चुनाव में मतदान कराना। आंसर से ए बता दीजिएगा। बता दें आपको मूल कर्तव्य है दोस्तों, यह जो है आपका अनुच्छेद 51 के क में पड़ता है। ठीक, आगे देखिएगा। कह रहा धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक, तो आंसर्स बता देंगे क्या होंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होगा। तो बताइए धन विधेयक है ये कौन बताता है? लोकसभा में या फिर राज्यसभा? तो वो लोकसभा बताता है कि धन विधेयक है और पहले लोकसभा में पारित होता है और 14 दिनों के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। उसमें तो 14 दिन से यदि ज़्यादा दिनों तक रह जाता है स्वतः पारित हो जाती है ना। देखिए आगे कह रहे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था? यह हुआ था 1951 में। आंसर्स सी करेक्ट हो जाएंगे। डेनमार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद है। क्या है वह उत्पाद? तो वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। आंसर बी होंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर बताएंगे मत्स्य उद्योग से है। आंसर डी बताएंगे मत्स्य उद्योग से है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंध है? किससे संबंधित है? तो आंसर बताएंगे परासरण से। आंसर ए बताएंगे परासरण। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वो कौन होगा? पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बनेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि प्रतिजन मतलब एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आंसर हम लोग सी करेक्ट लगाएंगे। देखिएगा CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है? इसका नाम क्या है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे इसका नाम प्रोपेन। आंसर बी बताइएगा। मीथेन का तो CH4 होता है ना। देखिए भार का ऐसा ही मात्रक बताइएगा। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। आंसर डी होंगे। द्रव्यमान का इकाई केजी होता है, समय का सेकेंड, दूरी का मीटर, बल का न्यूटन, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है।
आंसर डी बताएंगे। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित होने वाला जीव क्या कहलाता है? वो कहलाता है परजीवी। आंसर सी बताएंगे। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो आंसर बता देंगे अंगनाशय में। आंसर ए बता देंगे अंगनाशय। ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनाता है? प्राकृतिक गैस। आंसर बी बताएंगे प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? बताइए कौन अधातु है? तो बताएंगे लोहा तो धातु है, जस्ता भी है, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन गैस है, यानी ऑप्शन बी। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशियां बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं? कौन सा बल? उस बल का नाम है घर्षण बल। आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे, घर्षण बल। हवा में प्रकाश की चाल बताना है तो हवा में प्रकाश की चाल आप बता देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आंसर ए होंगे। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन नहीं है भौतिक परिवर्तन बताइए? तो आंसर बता देंगे भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो है पदार्थ का किण्वन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा, बाद बाकी सभी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? बताएंगे माइक्रोफोन। ऑप्शन बी होंगे। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है कौन है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे सभी, इनमें सभी। आंसर डी होंगे। कोशिका झिल्ली, एंजाइमो और एंटीबॉडी सब है। आंसर डी करेक्ट होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, विटामिन सी का जो प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है ना, मतलब किससे वो मिलता है? क्या इनमें सभी से, अमरूद से, पालक से या सेब से? विटामिन सी का ऐसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो स्कर्बिक एसिड नाम बोला जाता है ना। तो इसका आंसर बता देंगे इनमें सभी से प्राप्त किया जाता है, ये प्राकृतिक स्रोत है जिससे विटामिन सी मिलते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो आंवला से प्राप्त होते हैं, है ना। देखिएगा ऐसे पूछा जाए कि सेब में कौन सा मतलब कि एसिड पाया जाता है ना। एसिड तो होती है, कौन सी एसिड होती है? उस एसिड का नाम है मैलिक एसिड, है ना। कौन सी होती है? मैलिक। और खट्टे फलों में स्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी का नाम है। टमाटर में पूछा जाए तो ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। इमली में टार्टिक एसिड होता है और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। देखिएगा आवर्त में तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस क्रम में करते हैं? तो नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के रूप में। तो आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर ए बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि 1 गीगाबाइट डैश के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट, गीगा आपको लिखेंगे तो पता चल जाए। 1 GB पूछा जा रहा है दोस्तों, बता दीजिए अब 1 GB किसके बराबर है? क्या 100 मेगाबाइट, क्या 100 MB के बराबर होता है 1 GB? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या 10 मेगाबाइट, क्या 100 MB के बराबर होता है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है? क्या 1000 GB के बराबर होता है या 10,000? तो आप बताएंगे 10,000 नहीं बल्कि 1024। तो लगभग आप 1000 बोल सकते हैं, यानी आंसर हम लोग का क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिए, है ना। अब देखिए कह रहा है उबंटू, मिंट और फेडोरा डैश का संस्करण है। MS डॉस का है, विंडोज 10 का है, एप्पल मैक OS X का है या फिर लिनक्स का है? तो आंसर क्या आप बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, लिनक्स का है। कह रहा है किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। आंसर डी बताइएगा, इंटरनेट। अब देखेंगे खंड 5, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। देखिए इसमें कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 तक के लिए निम्नलिखित में से क्या स्तर होगा? क्या स्तर होगा? तो आंसर बता देंगे। स्तर जो होगा वो आरंभिक स्तर तो होगा ठीक, मध्य स्तर नहीं। क्या बुनियादी स्तर होगा? हाँ, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर सी करेक्ट होंगे हमारे।
देखिए, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश है, अगर वह स्वनिर्देशित है। आंसर्स डी करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में से अवदान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम वाला बच्चा किस तरह का विशेषता दर्शाता है, किस तरह का दिखाता है? तो आंसर बता देंगे, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? कौन नहीं देता है? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी, विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं। ऑप्शन सी होंगे। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? बताइएगा कौन नहीं है? तो आंसर बता देंगे, सामाजिक कौशलों का चयन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे बाल अधिकारों के रूप में नहीं माना जाता है? तो आंसर बताएंगे, सभी मांगों को पूरा करने का अधिकार। ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। कह रहा है, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता है? आंसर बताएंगे 3। राइट आंसर बी करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को प्रदर्शित करता है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, शीघ्रता से सीखते हैं और इसे याद करते रखते हैं। दूसरा है सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आंसर्स सी होंगे। आगे कह रहा है क्या, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा। आंसर्स ए होंगे। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? आंसर बताएंगे, 6 से 14 वर्ष के लिए। आंसर ए करेक्ट होंगे। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। आंसर डी करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में कौन समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो आंसर बताएंगे, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। आंसर ए होंगे करेक्ट। जिस बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। आंसर्स बता देंगे, 70 से कम में। राइट आंसर ए बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हक लाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो आंसर बताएंगे, प्रवर्धित वॉक से। आंसर्स ए करेक्ट होंगे। कह रहा है कि डैश किसी के रूप रंग के बारे में वर्णनात्मक और मूल्यात्मक विश्वास है। आंसर्स बताएंगे, शरीर की छवि। आंसर्स सी करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के कार्यों में से एक नहीं है? आंसर्स बता देंगे, वैचारिक शिक्षण करना। आंसर्स बी होंगे। अध्यापक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखाता है ताकि वह अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके। आंसर्स बी करेक्ट होंगे। कह रहा, अभी व्यक्तित्व से क्या मतलब है, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो आंसर बताएंगे, रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता, उपयुक्त सभी। आंसर डी होंगे सभी। माता पिता के उपेक्षा का बालक के मन
पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक माता पिता के स्नेह की आशा करते हैं। आंसर ए करेक्ट बताए गए। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? क्या करती है प्रस्तावित? विद्यालय की पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु में कसौटी करती है, विद्यालय की पाठ्य चर्चा के लचीलेपन में वृद्धि करती है, रटनतम अधिकतम को महत्व देती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देती है, हाँ ये सही, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होंगे। यदि बिहार में प्राथमिक शिक्षा में छात्र 200 से अधिक है तो शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो आंसर बताएंगे 1:40, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। मतलब 40 बच्चे पे एक शिक्षक। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव कर सकते हैं? तो आंसर बताएंगे दूषित चिंता एवं स्वयं से सरोकार के। आंसर डी करेक्ट बताइएगा, दूषित चिंता और स्वयं से सरोकार। देखिए, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषताएं डैश कहलाती है, वह कहलाती है जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। आंसर सी बताइएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए क्वेश्चन, जनवरी 2024 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया है? कहां पे हुआ? युगांडा, कजाकिस्तान, भारत या ब्राजील? तो आंसर बताएंगे युगांडा। आंसर ये बताइएगा, कहां पे हुआ? युगांडा में आयोजित हुआ है ना। गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में। कहां पे? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था, आयोजित किया गया था, है ना। और 19वां जो G20 हुआ है, 19वां G20 2024 में जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में। 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है कजाकिस्तान में हुआ है। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कंबोडिया में किया जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।